इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती आय उत्थेन वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती आय उत्थेन वंदामि इचकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी सता छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी दे गुरु प्रसाद दर लाभ इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती आय उत्थेन वंदामि इच्छा कारण संधीसव भगवान अभूत मी अभिंतर राय्यम खामेऊ इच्छम खामे मी राई जंकिं की अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वीये व्यावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिं की मध्य विनय परिहीनम तो हूँ बा बायरम बा उद्भे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि न परम अथेण वंदामि मास इच्छामि खमासमनो वंदी जाय निस्सी आय अथेण वंदामि इच्छा कारण संधीसव भगवान वायना संधीसव संदेशा हामी खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय अथेण वंदामि इच्छा कारण संधीसव भगवान वायना लेशु ले जो इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय अथेण वंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावनं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतेत सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धकामं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद अथेण वंदामि महाराज साहब। हाँ धर्मलाभ धर्म
This is anatomical diagram of our digestion system. सबसे बड़ी बात ये है कि शरीर हमारा जो अंतर से आंतरिक शरीर की रचना है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब आयुर्वेद शास्त्र के नियमानुसार शरीर जो है वो सिर्फ 3 ही धातुओं का बना हुआ है। एक जो है इसमें वात धातु है, और ये दूसरी जो है पित्त है, और तीसरी जो है ये कफ है। तो शरीर की सारी संरचना जो चल रही है वो इन तीनों पर चल रही है। अब ये सोचिए कि अगर आपका वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में है, देन आप जो है बहुत अच्छे स्वस्थ निरोगी व्यक्ति कहलाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है? भरत, रिपीट करेंगे आप? वात, पित्त અને કફ ત્રણે જો શરીરમાં બરાબર હોય તો શરીર નિરોગી હોય, અને બેલેન્સ હોય તો નિરોગી હોય વાત, पित्त અને કફ। हाँ, यहाँ बराबर गुजराती का जो बराबर शब्द है, इसका मतलब ये है बैलेंस में रहना चाहिए। अब ये कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। शरीर के अंदर वात से पूरे शरीर का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलती है, सारी व्यवस्था, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे वात पर है। लेकिन अब पित्त भी तो है, ये लीवर जो है वो पित्त बनाता है, और पित्त नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा, पित्त नहीं होगा तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। तो शरीर जैसे ही आपने खुराक लिया, आहार, और आपका आहार आगे बढ़ते ही अब ये जैसे अंदर उतरा है, तो आहार का सीधा अर्थ ये है कि पहले वो यहाँ आकर के स्टमक के अंदर इकट्ठा हो जाए। अब स्टमक के अंदर जैसे ही इकट्ठा होगा तो लीवर अपनी तरह से एसिड डालेगा। आप घी है, तेल है, फैट है, जो भी खा रहे हैं, तो डाइजेस्ट कौन करेगा? आप एक बार अगर घी तेल को हाथ लग दो तो हमारे हाथ चिकने होते हैं, तो हमको साबुन से धोने पड़ते हैं। अब अंदर इतना घी तेल जा रहा है तो अंदर तो कोई साबुन तो जा ही नहीं रहा है, तो कौन धोएगा? कैसे साफ सुथरी होगी साहब? कोई साबुन का पानी बनाकर पीते हैं क्या? वो तो पॉसिबल भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो ये चीज है कि शरीर के अंदर पित्त का होना भी इतना ही आवश्यक है, कफ का भी होना इतना ही आवश्यक है, लेकिन तीनों अपनी मात्रा में सम प्रमाण रहे, बिल्कुल सही माप से रहे, तो आपका शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, बैलेंस में है, कोई रोग बीमारी नहीं होगी आपको। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया, ये बैलेंस आपका बिगड़ना शुरू हुआ और फिर आपकी बीमारियां शुरू हो जाएगी। अब लोग जो है पित्त बढ़ाने के लिए कुछ गलतियां करते हैं, या वात बढ़ाने के लिए कुछ गलतियां करते हैं, या कफ बढ़ाने के लिए कुछ गलतियां करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग सम मिस्टेक? एक तो बात यह है कि हमको शरीर की संरचना का ख्याल ही नहीं है। दूसरी बात है कि शरीर के अंदर चलने वाली सिस्टम की मेथड, प्रक्रिया क्या है, कैसी है, ये कोई जानता नहीं है, समझ नहीं है। क्या खाने से क्या होगा, क्या खाने में जो पदार्थ खा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, और मेरे शरीर की नेचर प्रकृति क्या है। अब ये मेरे शरीर के साथ मिक्सअप होगा कि नहीं होगा, मेरी प्रकृति के साथ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी प्रकृति से साथ नहीं मिलेगा तो रिएक्शन क्या होगा। इन सब बातों का विचार आयुर्वेद शास्त्रकार ने बहुत अच्छी तरह से किया है। एलोपैथी में तो इसकी सोच नहीं है, विचार नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि वो सिम्टमोलॉजी है, सिम्टम्स के ऊपर चलने वाली है। यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि कब आप
अपनी कौन सी क्रिया बिगाड़ रहे हैं? आप वायु को बिगाड़ रहे हैं, पित्त को बिगाड़ रहे हैं, कफ को बिगाड़ रहे हैं। सुबह उठ करके खाली पेट जिन्होंने चाय पी ली, वो अपना पित्त खराब कर रहे हैं। आ रहा है ख्याल में? विपिन भाई बोलो। हाँ सर, खाली पेट ચા જેણે પીધી, ખાલી પેટ જેણે ચા પીધી એમનું પિત્ત ખરાબ કરે છે। बरोबर है। अब ये जो है खाली पेट सुबह पहले आप चाय पी रहे हो, मतलब समझ लिए बहुत बड़ा खतरनाक खेल कर रहे हो। और उसमें भी चाय पीने के अंदर भी ऐसे एक्सपर्ट्स लोग हैं कि चाय के साथ कुछ तो नमकीन तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो नमकीन तो होना ही चाहिए ना। एक चुटकी चाय की, फिर वापस थोड़ा सा सेव चिवड़ा गांठिया कुछ भी थोड़ा खाओ, फिर वापस चाय पियो, फिर खाओ। ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल हो गया। एक तो चाय पीना खतरनाक था, और उसके साथ में अगर ये खा लिया तो 10 गुना और 20 गुना ये नुकसान डबल हो जाएगा साहब। शरीर हमारा कैसा बना हुआ है? शरीर ये जो बना है म्यूकस की झिल्लियों का है, स्टमक अंदर क्या है, लीवर क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी पार्ट्स अंदर ऑर्गन जो है वो लोहे के नहीं है साहब, कोई मेटल के तो बने हुए है ही नहीं साहब। अब जीव गर्भ के अंदर शरीर की रचना करता है, 9.5 महीने लगते हैं। अब शरीर रचना करके वैसा शरीर बना करके अब वो धरती पर आता है। अब उसकी सिस्टम तो उसी प्रकार से, शरीर की जो अंग रचना हुई है उसी पर शरीर चलना है, उसी प्रमाण में उसी तरीके से ही शरीर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हम शरीर के साथ कई विरुद्ध चीजें ऐसी खड़ी कर देते हैं कि जिससे शरीर को नुकसान काफी हो रहा है। अब मैं आपको पूछता हूँ एल्सा बेन, ककड़ी और टमाटर साथ में खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए साहब जी, बट खाते हैं। बहुत समझदार है साहब। अब आप ये सोचिए कि अगर हम ये साथ में खाते हैं, नीति बेन आप कोई नया मेहमान है, बोलिए क्या आपको क्या लगता है, ककड़ी टमाटर साथ में खाना जरूरी है? मथिन वंदामी महाराज साहब, एक्चुअली मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए। आप क्या खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना, खाते हैं साहब जी, घर में और सही जी। सबको भी खिलाते भी हैं? जी महाराज साहब, मुझे क्योंकि नॉलेज हाँ, नहीं थी, मैं इनफैक्ट बच्चों knowledge को भी नहीं। देती हूँ। अच्छा, मैं आपको सबसे अच्छा प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, ऑल द लेडीज, दोज हु नोज द आर्ट ऑफ कुकिंग और दे हैव द नॉलेज ऑफ कुकिंग, व्हाट विल बी द प्रॉपर आंसर? अब तो लेडीज को ही देना है सर। नीना बेन बोलेंगे? नहीं? अच्छा, आपने तो हंस के बता दी, बात पूरी हो गई। चलो अब आपको जिसमें माता जी बोलना है, आपको जो अनुभवी हैं। साहिब जी, ये इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार है। ये एक एल्कालाइन है और एक एसिडिक है, शायद इसलिए। मैंने इसके बाद दूसरा प्रश्न खड़ा किया है, वो आपने ध्यान नहीं दिया क्या? साहिब जी, सिर्फ नॉलेज है। કાંતિભાઈ તમારી બાજુમાં મીતાબેન શું છે કે નહીં? बिजी છે જરા, છોકરાઓને ખવડાવે છે। चलो भले भले ठीक है। अब टामेटा आपको हाँ जी, वर्षा बहन 17 नए आए हैं। प्रणाम अभी आ गुरुजी। रहे हैं। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया ना, मालूम नहीं होगा। मैंने ये नहीं प्रश्न नहीं पूछा, पता है गुरुजी, मतलब नॉलेज ही है हमको सिर्फ, लेकिन हमें आर्ट नहीं उसका है। रीत नहीं, हाँ डीपली नहीं पता है कि कैसे कर रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया है, सुन लिया, आप सबने सुन लिया। इनको इनका कहना है लेडीज हैव द गुड नॉलेज अबाउट टू कुकिंग। अब दूसरे कौन बोलते हैं? प्रश्न सुन लीजिए पहले, व्हाट आइदर और। मनोज जी, आप भी घर में मिसेस को साथ में बैठाइए, पूछिए, इस क्लास में शुक्रवार की क्लास में बैठा दो। तो आर्ट ये नहीं है लेकिन देखना है। अब तो सुनिए,
either the ladies have the proper knowledge how to cook the food, or they have the art how to cook the food. महाराज साहब मैं बताऊं, आई थिंक मोस्टली लेडीज में आर्ट ऑफ कुकिंग है बट नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे, आई ट्राई टू गैदर नॉलेज बट पूरी नॉलेज नहीं है। चलो इन्होंने बोल दिया है, अब जैस्मिन बहन आपका क्या कहना है? मालूम नहीं। जी गुरुजी। आप नीना बहन बोलेंगे? कोचर नीना बहन। आपने अनम्यूट नहीं किया है तो आपको ध्यान नहीं आएगा। हेमलता बहन देड़िया, चेतना बहन शाह, दर्शी पटेल, हाँ बोलना है आपको तो बोलिए। चलो अब ये बात, अगर आपके हिसाब से अगर लेडीज को प्रॉपर नॉलेज होता तो बहुत ही अद्भुत बात। तो एक भी घर में बीमारी नहीं आती, कोई तकलीफ ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता अगर प्रॉपर नॉलेज होता तो। सवाल इस बात का है कि नॉलेज न होने के कारण आर्ट ऑफ कुकिंग, मैं आर्ट शब्द इसलिए ले रहा हूँ कि आर्ट ऑफ कुकिंग के अंदर वो इतना अच्छा बना देंगे, इतनी डेलिशियस फ्रूट बना देंगे, इतनी अच्छी चीज बना देंगे, खिला देंगे, लोग इतने स्वादिष्ट से खाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे। क्या मालूम समझ, जैसे एग्जाम्पल ले लो मैदा। अब मैदे के बारे में नॉलेज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कितनों को नॉलेज है, लेकिन मैदे की आइटम इतनी अच्छी बनाएंगे, इतनी अच्छी बनाएंगे कि लोग खाते ही रह जाएंगे, बिकॉज ऑफ द आर्ट। अब वो आर्ट के लिए उन्होंने अच्छी तरह से टेस्ट ऐसा डेवलप किया कि ज्यादा खा लेंगे शायद, लेकिन वो खाने से आपके अंदर आपको क्या मिला, शरीर को क्या मिला? मैदे से कोई, मैदा में कोई प्रोटीन नहीं, कोई कैल्शियम नहीं, कोई आयरन कंटेंट्स नहीं, कोई न्यूट्रिशन के एक भी एलिमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैदा की इतनी डिलीशियस डिश बना लेते हैं लोग। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका में ही बनाते, इंडिया में नहीं बनाते, इंडिया में ही बनाते हैं, वहां नहीं बनाते, आज सब जगह ऐसा हो गया। हाँ बोलो कांति विष्णु कुछ। महाराज साहब, जो भी रेसिपीज में आजकल चल रहा है उसमें टेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, यही रॉन्ग थिंग्स है। अब बनाने वाले का ही ध्यान टेस्ट पर है कि खाने वाले का भी ध्यान टेस्ट पर है? तुम्हारा नंबर सेवा है दोनों में ध्यान, दोनों। बहुत अच्छी बात, दोनों में। आप बनाते भी हैं, बनाना जानते भी हैं? जी बनाता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। चलो अब आपको ये सोचना है, बनाने वाले अगर टेस्ट पर ही लक्ष्य दे, टेस्ट के हिसाब से ही बनावे और अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, तो टेस्ट तो खाली जीभ तक ही है, खाली जीभ तक ही टेस्ट है, और वो भी शायद आधी मिनट के लिए भी नहीं है। लेकिन बाद में अंदर जाने के बाद 24 घंटे अगर सिस्टम के अंदर उस फूड को रहना है, अब उसमें से शरीर के अंदर तो उसको टेस्ट से मतलब ही नहीं है। अंदर उसको अगर आयरन मिला है तो वो आयरन खींचेगा, अगर उसको प्रोटीन मिला है तो लेगा, कैल्शियम मिला है तो लेगा, कार्बोहाइड्रेट मिला है तो लेगा, विटामिन कौन से किस में है, शरीर को एब्जॉर्ब क्या करना है? शरीर को तो कोई टेस्ट से मतलब ही नहीं है, जीभ को सिर्फ टेस्ट चाहिए। अब जीभ वो टेस्ट के लिए जरूर रहती है, तो लोग जो है, आप क्या, महिलाएं क्या, हर घर में देखिए, होटल में देखिए, रास्ते पर देखिए, जहां जाएंगे हर व्यक्ति टेस्ट के पीछे पागल है, और जो जितने ज्यादा टेस्ट के अनुसार खाते हैं उनकी सिस्टम डिस्टर्ब होती है, बीमारियां आ रही है। अब आप सबसे पहले जो है हमको ये समझाइए, व्हाट इज द प्रॉपर ट्रांसलेशन मीनिंग ऑफ द इम्यूनिटी? बोलिए मनोज जी, आप क्या बोल रहे हैं? Mati Nanda Babaji, immunity means the one we can build inbuilt resistance, inbuilt strength power. आप बरोबर ट्रांसलेशन करके प्रॉपर वर्ड दीजिए। प्रवीण जी बोलिए।
शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, मैं पूछ रहा हूँ इम्यूनिटी का मीनिंग पूछ रहा हूँ। सोनल बेन पारेख बोलेंगे। रोगों से लड़ने की प्रतिकार क्षमता कितनी है हमारे अंदर? इन्होंने बोला है। हाँ बस हो गया, एक बार बोल के हो गया। बोलो भरत भाई क्या बोलेंगे आप? नहीं, चलो आप समय बचाते चलिए और शाम को आपको ख्याल आना चाहिए। तो ये हम समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी मतलब क्या हो रहा है। इम्यूनिटी एक शब्द आपने सुना और इसी तरह से फिजिकल रेजिस्टेंस पावर आपने शब्द सुना। अब आप जो जो शब्दों पर ध्यान देंगे तो वहां पर इंग्लिश का लिमिटेशन है, इंग्लिश की लैंग्वेज का लिमिटेशन है। यहाँ आयुर्वेद शास्त्र ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा के प्रयोग में संस्कृत के वर्ड शायद आपको ख्याल में नहीं आए। चयापचय की क्रिया ख्याल है। अब चयापचय की क्रिया से यहाँ पर हमको क्या समझना, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज है। अब हमारी तरह से उसको समझ लें। भोजन तो आपने किया, लेकिन भोजन किया वो महत्व का है या भोजन पचन हुआ वो महत्व का है? अगर भोजन पचन नहीं हुआ है तो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो इम्यूनिटी का पूरा आधार किस पर है? डाइजेशन सिस्टम पर है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 100 में से 60% लोगों की डाइजेशन सिस्टम वीक है। डाइजेशन पावर जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, अग्नि प्रदीप्त होना, वो वीक है। और इसी कारण 100 में से कई परसेंटेज लोगों को प्रॉपर भूख लगती नहीं है। नो डाउट दे आर ईटिंग ऑन द प्रॉपर टाइम, और वो भी आपको बिना भूख लगे भी आपको खाना है। क्यों खाना है? श्रीमती जी का ऑर्डर है कि जल्दी भोजन कर लो, वो काम वाली बाई चली जाएगी, उसका टाइम इतना ही है, वो इतने से इतने में ही आती है। बर्तन कौन करेगा, साफ सफाई कौन करेगा, ये सब कौन करेगा? आप खा लो, जल्दी खा लो, देखो 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 टाइम हो गया है। नहीं तो फिर बाद में अब वो अगर पति घर में ये कहे मेरे को बिल्कुल भूख ही नहीं लगी है, अब क्या करना? पत्नी कह रही है जल्दी खा लो, वो काम वाली भाई चली जाएगी, फिर कौन करेगा ये सब? शेठानी तो करती नहीं, शेठानी से तो हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब ऐसी परिस्थिति में जो आदमी भूख न लगते हुए भी खा रहे, अब उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? मेटाबॉलिज्म जो है अंदर, पूरी सिस्टम का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो आपके चयापचय की क्रिया है। व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ डाइजेशन? बोलेंगे नीति बहन? शरीर में जो चयापचय की शक्ति है, उसे डाइजेशन बोलते हैं। मैंने डाइजेशन का प्रॉपर मीनिंग पूछा है, बोलेंगे आप? संदीप जी जैन? नहीं बोलो। बिपिन भाई शू कहशो डाइजेशन એટલે શું? अब ये तो एलकेजी के क्वेश्चन है, मुझे पूछने भी नहीं चाहिए। गुरुजी मैं बोलूं? आप ये सोचिए हम डाइजेशन का मीनिंग क्या करेंगे? बोलो कांति। गुरुजी मैं बोलूं? चयापचय, फूड पार्टिकल्स, चयापचय की क्रिया। नहीं चलो धन्यवाद। एक ही बार बोलना, 2-3 बार मत बोलना। हाँ पाचन क्रिया। और किसको बोलना है? कांति भाई बोलो जवाब। पाचन क्रिया, आपकी जो क्रिया है वो पचाने पूर्ति होनी चाहिए। हाँ, आपने लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया है, अब लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में मीनिंग जोड़िए आप। चलो, पाचन का मतलब क्या हुआ? આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તે કેટલા પ્રમાણમાં પચે છે? ठीक है, अब वापस रिपीट मत करना, नहीं तो 2-3 बार बोलेंगे। हर एक को विनंती है कि एक ही बार बोलना, 2-3 बार रिपीट मत करना। बोलिए प्रवीण जी। हाँ, फूड पार्टिकल्स
ब्रेक होकर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में जो भी है एनर्जी देते हैं। इन्होंने डबल विपिन भाई बोलो। ખોરાકને પચાવીને લોહીની અંદર કન્વર્ટ કરવાની ક્રિયાને चलो खुशीबेन शाह, digestion. अमीबेन शाह, नीनाबेन कोचर, आप सुन तो रहे ना, भले ही खिड़की दरवाजे बंद है आपके, लेकिन आप सुन रहे तो उत्तर देना चाहते हो तो दीजिए। चलो अब बात क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या है? ये 3 क्रिया को सूचित कर रहा है। ये 3 प्रकार की क्रिया होनी चाहिए। आपने खाया, उसमें से जो तत्व है न्यूट्रिशन वो आपके सप्त धातु में डाइवर्ट हुआ, अग्नि प्रदीप्त है, और खाने के बाद आपका विसर्जन भी सही प्रॉपर मीनिंग में हुआ। तीनों को मिलाकर के डाइजेशन शब्द बनाए। अब आप तीनों सिस्टम को समझेंगे। आप ये मत समझना कि खाली यहीं पर पाचन होता है। जैसे ही आपने चबाना शुरू किया तो आप चबाने समय ही आपका जो सलाइवा मिक्स होता है वहीं से आपका पाचन शुरू हो गया। Whatever the things which is going in your mouth, if you are chewing it properly, then the saliva will mix with that, then it will be digest properly. If you are not chewing it perfectly, if the saliva is not going to mix with that food, that will not digest easily. अब आ रही है बात समझ में? भरत भाई बोलो, क्या बोला मैंने? આપણે ખાઈએ છીએ, જે ચાવીને ખાઈએ તેમાં સલાઈવા સાથે મિક્સ થાય એટલે ખાવાનું ડાયજેસ્ટ થાય અંદર। चलो अब आप इसमें से एग्जाम्पल लेंगे मनोज जी। अगर समझिए कि आपने बादाम चबा रहे, एक व्यक्ति 1 मिनट में 30 बादाम खा रहा है और एक व्यक्ति 3 मिनट में एक ही बादाम खा रहा है। बोलिए अब किसका डाइजेशन होगा, किसका नहीं होगा? और 3 मिनट में एक बादाम का डाइजेशन होता वाइस वर्सा, अपोजिट। वो 3 वाला 1 मिनट में वो नहीं होगा डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। 30 वाला नहीं होगा। 30 not 3। 30 बादाम within 1 minute। That's not gonna digest। 1 मिनट, 1 मिनट की 60 सेकंड होती है और 30 बादाम अगर वो चबाए तो 2 सेकंड की एक बादाम, फट फटाफट फट फटाफट फट फटाफट। अब वो चीज आपने क्या बोला? मैंने बहुत अच्छी जो है बादाम खाई, न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अच्छी है, ये नट्स के अंदर बहुत अच्छी कैलोरीज होती है, सब कुछ अच्छी बात है, बट द मेथड हाउ यू वाज ईटिंग इट दैट इज रॉन्ग। अब वो सारे जस्ट आपने क्रश किया, फट फटाफट उतर गई अंदर, वो ऐसे ही टॉयलेट में निकलने वाली है। आपको 1% भी उसका लाइफ नहीं होगा। ऊपर से वो अपने शरीर में रहकर उसको निकालने तक, नीचे पहुंचाने की सिस्टम के अंदर और तकलीफ हो जाएगी उसको। अब ये चीज हमारे अंदर है। अब मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि डाइजेशन तो यहाँ से मुंह से शुरू हो गया। अब आप देख लीजिए, इंडिया में तो है, आपके वहाँ यूएस में, अटलांटा में, अमेरिका में है कि नहीं? पूरा डाइट 10 मिनट में फास्ट भोजन करने वाले भी हैं और आधे घंटे तक पौने घंटे तक शांति से बैठकर चबाकर खाने वाले भी हैं। कोई फास्ट खा करके 10 मिनट में तो 5 रोटी खा करके उठ भी जाए साहब। अब ऐसे वहां पर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं। अगर आप चबाने में पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ने वाला है, पूरी सिस्टम आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो यहां से जितने ध्यान नहीं दिया, अगर आपको दांत की तकलीफ है, दांत की बीमारी है तो बात अलग है। अदरवाइज आपने अपने दांतों के साथ इसको जो है अच्छी तरह से चबाने की कोशिश की तो निश्चित सलाइवा विल मिक्स विद दैट। तो ये सलाइवा भी एक ग्रंथि है यहाँ, और वो ग्रंथि यहाँ पर ग्लैंड्स जो है वो पर्टिकुलर कोई चीज आई तो सलाइवा जल्दी छोड़ती है। लेकिन अब आपको ये जानना है कि सलाइवा वो तीखी वस्तु के साथ ज्यादा आता है या
मीठी वस्तु के साथ ज्यादा आता है। बोलो जैस्मिन बहन, बोलेंगे आप? साहिब जी, शायद तीखी वस्तु के साथ कम आता है और मीठे वस्तु के साथ या नॉर्मल खाना हो उसके साथ ज्यादा आता है। अभी इनका शायद शब्द का प्रयोग आपने सुन लिया। अब ये किस एक्सपीरियंस से बोलते हैं आपको ख्याल आ जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये प्रॉपर आंसर राइट है कि नहीं है। बोलिए प्रवीण जी, आपको क्या लगता है? आपके बाजू में श्रीमती आज जी तक खाते आए हैं। आप श्रीमती बहू जी को बेटी हुई पूछ है। के देखिए। अच्छा, बहू को बहू पूछो वो बेटी क्या है, बहू है। जवाब देते हैं। अरे उनको बोलो वो क्या जवाब देना चाहते हैं। ये आज क्लास खावा उनका ही है ना। सलीमा क्या टेस्ट आ रहा सलाइवा का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। ना नहीं मीठी वस्तु खाते ही सलाइवा ज्यादा छूटता है या मीठी वस्तु खाने पर सलाइवा ज्यादा होता है? छूटता है। साहिब जी, मीठी चीज में शायद ज्यादा होगा। मीठी मीठी वस्तु। इनका कहना है मीठी, इनका कहना है तीखी। સાહેબ બહુ તીખું પણ નહીં ને બહુ ગળ્યું પણ નહીં, એવરેજ હોવું જોઈએ। બહુ તીખું ખાય તો એનો થાય ને બહુ ગળ્યું ખાય તો એનો થાય। સાહેબ સલાઈમાં કામ કરે। चलो, इनका कहना है दोनों में अंदर न्यूट्रल है। बोलिए साहब। विमला जी आप क्या कहेंगे? ये आपका अपना अपना एक्सपीरियंस बोलिए ना। मतीन वंदा में मानसा ऐसा लग रहा है मीठी वस्तु के साथ वो अब जो है अपने अपने हिसाब से आप बोल रहे हो। अब कोई अपना हिसाब बता रहा है, अपना जो आपको ज्यादा पसंद है उसके हिसाब से बोल रहे हो या जिस किसी कारण से बोलते हो। लेकिन अब जैसे ही आपने देखा कि जिस वस्तु के कारण सलाइवा एकदम ज्यादा हो गई, समझे कि नहीं, वो वस्तु आपको जो है ज्यादा भाती है या टेस्ट जिसका ज्यादा आता है वो वस्तु आपको ज्यादा पसंद है? टेस्ट टेस्ट अच्छा लगता है। टेस्ट पे है और ये टेस्ट, हाँ टेस्ट पे है और ये सब अब ये अपने बात है, टेस्ट देखकर खाना या वस्तु के गुणधर्म न्यूट्रिशन वैल्यू समझ करके खाना? बोलिए। वस्तु के गुणधर्म न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंट तो वो है कि न्यूट्रिशन वैल्यू देखकर खाएं, लेकिन हम लोग कलर पे टेस्ट पे जाते हैं और उसी के वजह से सारा जो मामला है वो बिगड़ता है। ये बोल रहे हैं कलर पर जाते। मैं पूछता हूँ अंदर कलर कहाँ जरूर है? इधर देखिए, स्टमक में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वेयर इज द रोल ऑफ कलर? महाराज साहब जो खाना होता है ना उसका कलर बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो मुंह में कलर पानी आ जाता है। कलर डालना जरूरी है खाने में? नहीं नहीं, कलर की क्या जरूर है? आर्टिफिशियल कलर तो कम से कम मत डालिए। हाँ, जो नेचुरल कलर है, लीव्स का कलर ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, राइस का कलर व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा। इसमें कलर से कोई मतलब, आप आर्टिफिशियल अदर कलर्स जो है वो ऐड मत करिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप कलर ऐड करेंगे तो वो केमिकल है, वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खाने में कोई केमिकल्स आने जरूरी है क्या? शरीर को खाने के लिए कोई केमिकल्स जरूरी लग रहे हैं आपको? लेकिन इनडायरेक्टली आज मैक्सिमम केमिकल्स खाए जा रहे हैं। एक मैंगो का जूस फ्रेश निकालो और एक मैंगो का जूस बॉटल जो है बाजार से खरीद के लेके आओ। एक टोमेटो घर में जो है फ्रेश काट के खाओ और एक टोमेटो का केचप जो है 1 साल पर पड़ा हुआ बॉटल लाकर घर में खा लो। अब दो में आसमान जमीन का फर्क है कि नहीं है? आज का टोमेटो का जूस निकाला हुआ शायद कल भी आप नहीं रख सकोगे, कल भी खराब हो जाएगा। मैंगो जूस कल नहीं, आज सुबह निकाला है शाम को खराब हो जाएगा। लेकिन लोग साल भर का बना हुआ मैंगो जूस पी रहे हैं, साल भर का बना हुआ, 2 साल का बना हुआ टोमेटो केचप जो है खा रहे हैं। तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं, उसमें एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या क्या डाला गया है, कौन कौन से केमिकल्स है,
वो केमिकल्स आपकी बॉडी में कैंसर करेंगे ही करेंगे। बॉडी को कोई केमिकल जरूरी नहीं है। इससे थोड़ा आगे बढ़ करके सुन लीजिए आप कि शरीर के अंदर अगर केमिकल जाएगा तो इन फीमेल बॉडी इट विल टोटली डिस्टर्ब द हार्मोन सिस्टम। अब जब हार्मोन सिस्टम आपकी डेवलप बिगड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर के दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी और कोई ना कोई बीमारियां खड़ी कर देंगे सर। हम शरीर को सबसे पहले केमिकल से बचाएं। मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, कोविड का, और लोग सैनिटाइजर ला ला करके घर में बोतलें भरते हैं, दैट इट कंटेन्स आल्सो द अल्कोहल, एथेनॉल है, और वो एथेनॉल भी खतरनाक केमिकल है। आप क्यों रखते हो, क्यों टच करते हो उसको? यहाँ तक कि एथेनॉल से हाथ धोए और जाकर की गैस चालू कर दी तो पकड़ लेगी गैस। बेटर है कि घर में खाली एक बोतल में या कांच की बोतल में या ग्लास में आधा चम्मच नमक डाल करके रख लो। 10-20 बूंदे जो है उसके अंदर आप तो नींबू की डाल दो, 2-4 पत्ते कड़वे नीम के डाल लो, बेस्ट सैनिटाइजर हो गया। आप 5 दिन 1 वीक तक यूज करते रहो। जस्ट लिया, हाथ में टच कर दिया, बहुत हो गया सर। तो इसमें तो कोई केमिकल ही नहीं आया। नीम के अंदर सबसे बड़े एंटीसेप्टिक के गुण है। नींबू के रस में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, नमक है ही है साथ में। तो अपनी तरफ से खुद होकर समझ करके कोई ऐसी चीज का उपयोग करो कि आप केमिकल से बिल्कुल दूर बचे रहें। नहीं तो आज की तारीख में दुनिया में जितने कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, शायद 10 साल पहले इतने नहीं थे, और शायद 100 साल पहले तो कैंसर कोई जानता ही नहीं था। 100 साल पहले लोगों के पास कोई पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, कोई यूरिया सल्फर ही नहीं था। आज सारी जो है फर्टिलाइजर जो बना है यूरिया सल्फर और फॉस्फोरस का ही है। अब वो यूरिया सल्फर फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में डालेगा, फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में एक और कौन सा पेस्टिसाइड डालेगा, फिर दूसरा डालेगा, फिर कोई ऐसा भी जर्म्स किलर एंटीबायोटिक डालेंगे। अब जो है आपने भी नाम सुना है डाइवू कंपनी, वो खाली एग्रीकल्चरल केमिकल्स ही बनाती है, और वो भी यूएस की कंपनी है। जब इंडिया में आई तो भारतीय फार्मर्स ने बहुत कुछ विरोध किया था। इसके कारण तो सारी जमीन जल जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और हो भी चुका है। आज हर जगह पर एक एक प्लांट्स के अंदर, एक से एक प्लांट के अंदर, सब जगह पर इतने खतरनाक पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो लोगों के खाने में आते हैं। अब वो खाने में आते हैं तो उसके कारण कैंसर होना अनिवार्य है। आप तो फिर भी घर में ला करके वेजिटेबल्स धोते भी होंगे, शायद आपने घर में देखा भी होगा, किसी को वेजिटेबल्स धोते हुए भी देखा होगा। नीता बहन, धो छो तमे रोज रोज? आप ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल द फ्रूट्स किस तरह से कैसे धोते हैं? અંદર સોયા કાર્ડ નાખીને થોડી વાર રહેવા દઈએ છીએ અને પછી કાઢી લઈએ છીએ અડધો કલાક। इन्होंने ये जवाब दिया है। अब जो है आप भारती बहन, भरत भाई, कोई कैसे धो रहे हैं, ख्याल है? साहब जी नमक डाल के, गर्म पानी में नमक डाल के। चलो, ये एक नए मेहमान है। बोलो जया बहन, आप बोलेंगे? हाँ, पानी में मीठा सोडा डाल के, आधा चम्मच मीठा सोडा डाल के, और उसको कम से कम 20 मिनट अंदर पानी में डले रहने दें। आधा घंटा सब्जी और फल को उसमें पड़े रहने दें, उसके बाद साफ पानी से धो के उसको यूज करें। चलो, अब आप बोलिए नीति बहन, आप क्या करते हैं? आप बनाते हैं, करते हैं कि खाली आपके स्टाफ में जो है वही करते हैं, कि आप कभी किचन में पैर रखते हैं? मैं ही करती हूँ महाराज जी, मैं ही करती हूँ। कुक नहीं है, कुछ नहीं, कुकिंग मैं ही करती हूँ। और पहले मैं उसको विनेगर थोड़ा डाल के थोड़ी देर भिगो के रख के फिर यूज करते हैं साफ पानी से धो के। एक ने विनेगर बोला, एक ने सोडा बोला, एक ने नमक बोला। अब ये सब अलग अलग है। अब इनकी रिसर्च क्या है मुझे भी मालूम नहीं है,
लेकिन अब सर, जिस तरह से फटकरी के भी पानी- कर रहे हैं साहब, आप कर रहे हैं, दो रहे हैं, विमला बेन आप कर रहे हैं रसोई? हाँ कर रहे हैं ना, रसोई हाथ से ही है हमारा। हाँ बस चलो, सादा आपका पानी, प्लेन पानी से, प्लेन सादा पानी से धो के रख देते हैं। ये प्लेन पानी से धोते हैं साहब। ललिता बेन जैन आप किससे धो रहे हैं? फटकरी के पानी से। ये फिटकरी के पानी। 4 आइटम आ गए सब जगह, सब अलग अलग। अब किसी ने किसका नॉलेज कहाँ से है, किसका नॉलेज कहाँ से है, एनी हाउ आप एक बात सब जानते हैं, धोना अनिवार्य है। धोना खाली नल के नीचे 2 सेकंड धोया उससे धोना नहीं बोलते हैं, आपको 2 घंटे तक भिगो के रखना अनिवार्य है। वो भी आप दूसरा कुछ लो या ना लो, नमक के पानी में 2 घंटे डुबो के रख करके धोएंगे तो अच्छा है। लेकिन एप्पल वगैरह धो तो उसको तो नमक के पानी में 2 घंटे रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको ब्रश लेंगे, घिसेंगे या नाइफ को उल्टी करके घिसेंगे तो जो वैक्स निकलती है वो जरूरी है। नहीं तो कई फ्रूट्स तो ऐसे आते हैं कि इतने केमिकल के उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालो तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। आजकल इतने हो गए, न्यूजीलैंड का एप्पल इंडिया में लाना है, अब वो शिपिंग में 15 दिन तक आएगा तो वो वैक्स के साथ केमिकल को मिक्स करके स्प्रे करके भेजेंगे तो ही आपका जो है यहाँ 15 दिन तक रहेगा, टिकेगा। अब ये परिस्थिति हो रही है साहब। अब ऐसी परिस्थिति में कई लोग बिना वॉश किए डायरेक्ट खाने लग जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा। अब होटल वाले तो धोने वाले नहीं है, आप जो होटलों में जाते हो बाहर से मंगा लेते हो वो कौन वॉश करेंगे। अब इसके कारण कैंसर किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। व्हाट इज कैंसर? अभी तक तो जगत में किसी को भी, साइंटिस्टों को भी कैंसर के वर्म्स या बैक्टीरिया कोई मिले नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में जाकर कहाँ किसी पोर्शन को जो है एक्सेस ग्रोथ दे करके बढ़ा दे। अब वो उसकी एक्सेस ग्रोथ बढ़ती जाए धीरे धीरे डेवलप होती जाए, अब वो जाकर कैंसर की गांठ बन जाएगी। तो हमारा पूरा आधार किस पर है? आहार पर है। आहार पर आधार है शरीर का। अब आप अपनी प्रकृति और सामने पदार्थ की प्रकृति दो को समझकर मैच कर खाने वाले कितने लोग हैं? बोलो। अबे तुम्हारा माती समझाए, प्रश्न तो समझ में आया आपको? अपने शरीर की प्रकृति, आपके शरीर की प्रकृति, अब इसमें से जो एक्सेस हो जाएगी वो आपकी प्रकृति है। वात पित्त और कफ तीनों है, लेकिन 3 में से जो ज्यादा है वो आपकी प्रकृति है। समान है, इक्वल लेवल में, बैलेंस में है तो आपकी प्रकृति किसी एक के नाम से नहीं पहचानी जाएगी। लेकिन इन जनरल हम देखते हैं बच्चों की प्रकृति कफ वाली है, युवक लोगों की, यंगस्टर्स की प्रकृति पित्त वाली है, और एबव द 40-50 के ऊपर गए वो वात प्रकृति वाले बन जाते हैं। अब उनकी जो प्रकृति है उस प्रकृति का आहार उनको मिलेगा। अब घर के अंदर 2 जने की प्रकृति वात की है, 2 जने की पित्त की है, एक की कफ की है। अब रसोई बनाने वाले बेचारे क्या करेंगे? किसके किसके लिए अलग अलग बनाएंगे? वात प्रकृति वाले के लिए अलग रसोई बनाएंगे, पित्त वाले के लिए अलग रसोई। वो तो कहते कुछ नहीं, ये सब्जी बनी है उसी ढंग से इसके अंदर ग्रेवी है, उसी ढंग से मसाला है, इतनी ही मिर्ची है, सबको खाना। अब वात वाला भी खाए, पित्त वाला भी खाए, कफ वाला भी खाए। अब नुकसान किसको होगा? आपने ज्यादा स्पाइसी कर दिया है, ओवर स्पाइसी हो गया है, तो पित्त वाले के लिए, बेचारे के लिए बड़ी परेशानी होगी। कफ वाले को कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा, वायु वाले को थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा नहीं भी होगा तो भी क्या करें। अब वो पित्त वाला विरोध भी करे तो बाकी सब क्या बोलेंगे? ना ना बरोबर छे, एम ज थाय, तारे खाऊ है तो खा, नहीं तो कहीं नहीं। अब ये बात वहां जब बिगड़ जाएगी तब क्या करना था? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, वन लेडी इन ए हाउस, शी मस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर, and your kitchen is the best clinic, and all the masalas are the best medicines. आ रही है बात समझ में? ये 3 सेंटेंस सिर्फ आपको रिपीट करने हैं।
बोलिए जैस्मिन बेन, बोलिए। લેડી ઇઝ ધ બેસ્ટ ડોક્ટર ઇન ધ હાઉસ. એક ગૃહિણી છે એ સારામાં સારી ડોક્ટર છે ઘરમાં. પછી મસાલાસ આર ઓલ ધ મેડિસિન્સ અવેલેબલ વિથ અસ ઇન અવર કિચન. આપણા ઘરના જે પણ બધા સૂકા મસાલા છે એ બેસ્ટ દવાઓ છે આપણા બધા રોગો માટે. અને આપણું કિચન છે એ it is the best clinic and or best hospital where we are staying in. इनका तो आज फर्स्ट नंबर आया है भाई साहब, नए नए मेहमान आए हैं फिर भी फर्स्ट नंबर आपको। बहुत बड़ी कंट्री एक जो है वो आपको गिफ्ट में मिले। अब आप ये समझिए कि पहली बात ये है, अब इससे उल्टा हो जाए, एक घर के अंदर एक लेडी अगर इफ शी इज नॉट द बेस्ट डॉक्टर तो क्या परिणाम आएगा? Everything will be spoiled. કાંતિ ભાઈ તમારા બાજુમાં પૂછી જોજો. અમારા ઘરમાં બધું પૌષ્ટિક બને છે આજે. બહુ સરસ. તમારા ઘરેથી સારા ડોક્ટર જ છે ને? ડોક્ટર સારા છે, હોસ્પિટલ બી સારી છે અને મસાલા પણ લિમિટેડ સારા છે. अब आप ये देखिए कि अगर आपके घर में बरोबर एक ही महिला है जो रसोई बनाती है और 5 जने 7 जने 10 जने खाने वाले, अब एक महिला डॉक्टर कब बनेगी कि वो सबकी प्रकृति जानती है। घर में 10 मेंबर की रसोई बन रही है, 10 की प्रकृति वो जान रही है और वो 10 में से किसको क्या परोसना है, किसको क्या परोसना है वो उनको, ये नहीं कि सब साथ में बैठे तो एक ही चीज सबको पिरसेगी, नहीं। अब वो सोचेंगे नहीं नहीं आने आपको तो खराब लागशे ना, आने आपको तो खोटू लागशे, ये मत सोचिए। आप वो कारण बरोबर बताएंगे, आपके लिए ये है, इनके लिए ये है, पित्त वाले के लिए ये है, कफ वाले के लिए ये है। आप ये खाओगे, तुअर की दाल खाओगे तो पित्त वाले को नुकसान होगा, मूंग की दाल खाओगे तो इनके लिए ये फायदा होगा। तो ये सेटिंग जो है ये महिला को घर में बना के रखना है। पुराने जमाने में आप जानते थे when there was the joint family having the 20 members, 25 members, 30 members in a one kitchen at a time, they were cooking the food for the 25 person and sometime in the 50 men, in a 50 person you see they are using the whole, लेकिन क्योंकि बनाना भी उनको है और परोसना भी उनको है। अब राजस्थान में जाओगे ना तो उसको चौकी बोलते हैं। चौका के अंदर दूसरा कोई आके हाथ टच नहीं कर सकता है, वही पिरसेंगे, दूसरे को टच भी नहीं करना, अपने हाथ से नहीं लेना है। अगर एक को ये पिरसी और दूसरे को दूसरा नहीं पिरसा है, तीसरे को तीसरा, तो उसमें अच्छे खराब लगने का सवाल ही नहीं आता। वो ये कहते हैं कि भी इनको इन्होंने बनाने वाले ने समझ कर पीसा है इनकी प्रकृति के हिसाब से, वो जरूरी है समझना। अब यहाँ पर हमारा ये एक महिला को बरोबर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके डाइजेशन का उनको ख्याल है, सबके डाइजेशन का, किसको पाचन होता है, किसको पचन नहीं होता है, किसको कितना पचन होता है, किसको कितना पचन नहीं होता है, किसके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है और किसको लूज मोशन की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो वो दोनों के हिसाब से समझ करके बनाती है। अब आज ये रहा है कि नहीं है, हमारी दादी साहब वगैरह ये सब अच्छी तरह से जानते थे, बहुत अच्छी तरह, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए। कई बार बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, दादी माँ ऐसा ऐसे कुछ घिस करके बच्चों को पिला देती थी, 3 दिन में ठीक हो जाता था। अब आज तो छोटे से बच्चे को लेकर, मतलब ये सोचिए 10 महीने के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को लेकर मम्मी जा रही है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को पैसा कमाना है तो वो तो इंजेक्शन लगाएगा सब छोटे बच्चे को। अब उसको सर्दी हो गई तो छोटे बच्चे को इंजेक्शन की जरूरत क्या है, क्यों उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए? वो मम्मी का दूध पी रहा है तो मम्मी को जो है खाली हल्दी दे दो, बच्चे का सब मिट जाएगा सर्दी खांसी, बच्चे को दवाई देने की जरूरी नहीं है। अब वो 1.5 साल का भी है तो मम्मी अपना दूध पिला रही है तो मम्मी 2-3 दिन हल्दी ले ले, अजवाइन ले ले, बच्चे की सर्दी खांसी सब मिट जाएगी। अब आज से सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है। पहले तो ये देखना है हमको, पहले आप अंदर की सिस्टम समझिए। यहाँ से मुंह है, यहाँ से आपका चबाना शुरू हुआ, दिस इज फूड पाइप,
ये अन्न नली जिसको बोलते हैं, आहार की नली, इसका इतना ही काम है, बस वो इतना ही माप की है। यहाँ से आप टच करिए अंगूठे से, 1 वेध का माप है, और 1 वेध के माप में यहाँ पर आकर स्टमक के अंदर इकट्ठा होता है। पहले इधर देखिए मनोज जी, स्टमक शरीर में अंदर 1 है कि 2 है? 2-3 स्टमक होते हैं किसी को? नहीं, वो 1 है। पॉसिबल ही नहीं है, सबके लिए 1 ही स्टमक है। अब 1 ही स्टमक के अंदर एट ए टाइम कितनी वैरायटी डालना, कितनी आइटम डालना, और मैक्सिमम आइटम में कौन किसके साथ विरुद्ध हो जाएगी। अब मैं पूछता हूँ आपको, कांति भी बोलो, जमवा पहला चाय पीवी के जमवा પછી चाय पीवी के जमवा वच्चे चाय पीवी? ચા नीता પીવા જ નહીં જમતી વખતે. ગુરુજી ચા પીવા જ નહીં. चलो, बहुत सरस। તમારું શું કહેવું નીતાબેન? नहीं, चाय नहीं पीते हैं? दामिनी बेन बैठा तो छो, चाय पियो छो के ટેવ नहीं? છે સાહેબજી, ચા चाय पियो, चाय ચા पीवा પીવાની ટેવ છે. अरे पण હું પૂછું છું 3 ટાઈમ માંથી શેમાં એમ કો? છેલ્લે છેલ્લે પીવાય. ये कहते हैं પીવાય જ નહીં. ગુડ નાઇટ, એન્જોય ને પીનારા હોય ઈ છેલ્લે પીએ. તમે તમારો હિસાબ તમારી રીતે કહો, તમે બીજાનું આખી દુનિયાનું જનરલ નહીં બોલતા, તમને પૂછવાનું કારણ એક જ છે। દયાબેન બોલેंगे आप? છાશ પીવાની જમ્યા પછી। चलो सोनाली बेन जाने दो। चलो विमला बेन जी नहीं पीते चाय। नहीं पीते हैं। चलो चंद्रेश भाई शू करूं, કેટલી વાર ચા પીવી, ક્યારે ક્યારે? સાહેબ લિમિટ વગર પીવાઈ જાય છે। એટલે તમને પૂછું છું કે જમવા પહેલા પીવી કે જમવા પછી? આ માજી કે છે જમવા પછી પીવી, એટલે તમને પૂછું, તમે જમવા પહેલા પીઓ કે જમવા વચ્ચે પીઓ કે જમવાના છેલ્લે પીઓ? પહેલા અને છેલ્લે બંને વખત। બંને वक्त? ये तो गोल्ड प्राइज नहीं, इनको डबल प्राइज देना चाहिए। अब ये बात आप समझ लीजिए, अगर अलग अलग तरीके से लोग इस तरह से चाय पिएंगे तो वो अपने शरीर का फायदा नहीं करेंगे, डबल नुकसान करेंगे। आपने अगर भोजन किया है और ऊपर चाय पी ली तो आपका भोजन जहर पॉइजन हो जाएगा। पहले खाली पेट चाय पिया और ऊपर भोजन करोगे तो जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। पहले अंदर की सिस्टम समझो। आपको क्या है, चाय का नशा है, नहीं पियो तो माथु दुख से, नहीं पियो तो माथु, એટલે वो मेमोरी एक आपका सेट हो गई है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा यही हुआ। अब मैं आपको पूछता हूँ भरत भाई, चाय से आपका डाइजेशन खुलता है कि चाय से पाचन घटता है? चाय पियाથી પાચન ઘટે છે। चलो इन्होंने सही उत्तर तो दिया कम से कम। मीना बेन मध्यम मंदामी साहिब जी, आवाज आ रही है? आप बोलते जाओ। हाँ, क्या क्वेश्चन साहिब? टाइम वेस्ट मत करो, आपको समझ में आना चाहिए ना। ख्याल है मनोज भाई, आपको क्या लगता है? नहीं बाबूजी, चाय आपके इट डैमेजेस द सिस्टम बाबूजी। बरोबर। अब चाय कोई ठंडी तो पिएगा नहीं, जो भी पिएगा वो गर्म ही पिएगा। अब गर्म मतलब कितनी गर्म? बॉडी टेम्परेचर गर्म, रूम टेम्परेचर गर्म, कि बॉडी से 4 टाइम मोर टेम्परेचर गर्म। आप कितनी गर्म चाय पीते हो तो आपके सिस्टम को कितना नुकसान होगा। हम लोग राजकोट में गए थे तो वहां पर एक महिला थी, ये तो कहते कि हूँ चूल्हा ऊपर थी नीचे न उतारो, चूल्हा ऊपर थी सीधी पियो। मैंने कहा ये क्या बात है, आपके सब कोई लोहे के बने हुए क्या? अब एक बार बहू ने जो है वो चाय उठा करके उसको ड्राइंग रूम में लाकर दे दी, तो बहू के ऊपर इतना लड़ाई झगड़ाई की कि तेरे को अभी घर से निकाल दूंगी। उस दिन से बहू ने कहा हूँ चाय नहीं बनाऊ, तमें तुम्हारा हाथे बनाए पीजो। चाय के पीछे तो कई झगड़े हैं लोगों के घरों में, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जो चाय पिएंगे वो अपने शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं प्राप्त करते हैं, खाली वो ज्यादा गर्म है, इसके लिए 10-20 मिनट आपको गर्मी लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा उसका नुकसान जो है वो आपकी पाचन शक्ति को नष्ट कर रही है। पाचन शक्ति आपका जो है बिगाड़ रही है, ये पहले समझना है आपको।
वो ऐसी चीज नहीं है कि आपका पाचन सुधारे। अब वो दिन में 2 बार पिए, 4 बार पिए और फिर ये बोलो कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी कभी नहीं बन सकती है। अब ऐसे लोग अगर 1 बार नहीं 10 बार भी वैक्सीन ले ले तो भी वो चाय के हिसाब से अपनी वैक्सीन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकेंगे। अब इम्यूनिटी वालों ने, कोई कंपनी वालों ने जो बनाई है वैक्सीन, तो उन्होंने तो कोई चाय कॉफी के साथ कोई पथ्य अपथ्य परहेज कुछ भी नहीं रखा है। वो कहते हैं आपको जो पीना है पियो, खाना है खाओ, हमारी वैक्सीन ले लो, बस और कुछ नहीं। अब ये नाटक चलता रहेगा तो वैक्सीन से कितने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। महाराज साहब और मतभेद बंदा भी है। आज सभी की बीमारी आज बिल्कुल कम हो गई है। आप बहुत अच्छी ये बात। सुन के तो बस नहीं, सबकी बीमारियां ही कम हो गई है तो मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है। सबसे पहले आप अपने डाइजेशन सिस्टम समझो। पहले मुझे ये बताइए, आप चाय पीने वाले चंद्रेश भाई, आप 2 बार पीते हो, चाय में आपको प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स, क्या मिल रहा है आपको? શું છે શું એમાં? टेस्ट आप अभी तो टेस्ट से vegetarian मतलब नहीं है, आपको चाय से शरीर में क्या मिल रहा है कि शरीर में एनर्जी आए। चलो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एनर्जी? बोलो विपिन भाई, शू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? अभी ट्रांसलेशन मत करना, नहीं तो आप ट्रांसलेशन करके लैंग्वेज बदल के ट्रांसलेट बताएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। मीनिंग बताइए। हाँ जी, ललिता जी जैन बोलेंगे या मीना बेन है, किसको बोलना है? चक्रवात की वजह से बारिश की आसार। फूड अच्छे से Guruji, डाइजेस्ट shall I try? हाँ बोलिए। Energy is something with which we get strength to do our regular work as well as any special work. आप डेफिनेशन ढूंढने के लिए डिक्शनरी में चले गए, आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी। हम खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, बोलते हैं, लोग बोलते हैं शक्ति आती है। मेरे को ये समझाइए ना, आप चाय से कौन सी शक्ति आ रही है? तो वहाँ शक्ति का, एनर्जी का मीनिंग क्या होगा? Just give you awakeness थोड़ी मिलेगी। आप डिक्शनरी में मत जाइए। हाँ बोलिए ललिता जी, आपने दरवाजा खोला है, क्या मतलब समझ? फूड अच्छे से डाइजेस्ट होना। चलो ये तो आप बोले डाइजेस्ट होना बोल रहे हैं। वर्षा बेन સ્ફૂર્તિ આવે આપણા શરીરમાં એનર્જી એટલે સ્ફૂર્તિ આવે। એનર્જી એટલે એમનું મીનિંગ છે સ્ફૂર્તિ। બોલો ભરતભાઈ, તમારે શું કેવું છે? मैं तो चा पीता वर्षों का छोड़ी थी नाम एटली चा पीती थी ने। एनर्जी शब्द का मीनिंग क्या है? एनर्जी शरीर में તમે જે ખાઈને ખાઓ છો અને એનું જે ડાઇજેસ્ટ થઈ જાય છે એ તમારું ઓટોમેટિક તમારા ઊર્જા આવી જાય શરીરમાં। बोलिए। हाँ साहब, आपने हाथ ऊपर किया है, आपका नाम स्क्रीन पर नहीं आता है ना? रसीला मादानी। हाँ बोलिए। ताकत, शरीर की शक्ति, शरीर में ताकत आती है, शरीर की शक्ति है। एनर्जी का मीनिंग क्या है? एनर्जी का मीनिंग आप लैंग्वेज चेंज करके मीनिंग बता देंगे, वो नहीं। मैंने एनर्जी कहा तो इन्होंने ताकत कहा। बोलो હવે કાંતિબેન તમારે एनर्जी એટલે प्रमाद आपका कम हो जाता है। ये और भी अलग ही डिक्शनरी लाए, कोई दूसरी डिक्शनरी लाए। अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपको शरीर के अंदर एनर्जी का शब्द यहाँ पर सीधा है और कुछ भी अलग अलग अर्थ करने की कोशिश मत करिए। आपको सीधा एनर्जी। अब ये शब्द जो है आपको कहाँ से, कौन से, अगर आपको जो है कैल्शियम मिल रहा है तो एनर्जी आएगी, आपको प्रोटीन मिल रहा है तो आएगी, आयरन मिल रहा है तो आएगी, आपको कैलोरीज जो है मिल रही है तो आएगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है तो आएगी, विटामिन मिल रहे हैं तो, मिनरल्स मिल रहे हैं तो, फॉस्फोरस मिल रहा है तो, मैग्नीशियम मिल रहा है तो,
ये अंदर शरीर में एब्जॉर्ब होवे, उसका नाम एनर्जी। बोलो चंद्रेश भाई, बोलो। अबे मैं कीधु ये मीनिंग बोलो। नहीं, प्रवीण भाई बोलिए। मैंने ये शब्द दिया है आपको, शरीर के अर्थ में बैठाना। जो खाने के विटामिन जो अब्जॉर्ब होते हैं वो उससे एनर्जी आती है। आप सब बोलिए ना, एक ही शब्द मत बोलो। विटामिन एक घटक है। हाँ, जितने कैल्शियम हो गया। विटामिन इज द ओनली वन वर्ड। साहिब जी वो बोलूं? गुरुजी मैं बोलूं? सप्त धातु। साहिब जी प्रोटीन, शरीर को प्रोटीन मिले, आयरन मिले, कैलोरीज मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, फॉस्फोरस मिले, वो शरीर में एब्जॉर्ब होए तो उसका नाम एनर्जी है। चलो, इनका फर्स्ट नंबर आया। पहली प्राइज इनको भी देना पड़ेगा। अब ये आप बनाते समय आपको ख्याल आता है, आप जो रेसिपी बना रहे हो, घर में जो भी वस्तु बना रहे हो, तो किसके अंदर क्या है ये देखकर बनाते हैं, समझकर बनाते हैं। अभी आपने बोला था हैविंग द गुड नॉलेज। ख्याल है, अगर एक लेडीज को घर में जो बनाना है उसका प्रॉपर नॉलेज है, अगर आप बना रहे हो। अब मैं आपको पूछूं मनोज जी कि पिज्जा में कितनी एनर्जी है, पास्ता में कितनी एनर्जी है, ब्रेड में एनर्जी है कि नहीं है। अब आप उसमें से ये आंसर ढूंढना है। जब एनर्जी का मीनिंग आ जाए तो आपको ये ढूंढना है कि ब्रेड के अंदर प्रोटीन है कि नहीं, ब्रेड में कैल्शियम है कि नहीं। पिज्जा किससे बना है, तो पिज्जा में आपको कैल्शियम मिल रहा है, आयरन कंटेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक एक चीज जो है शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको अब महिला को क्या देखना है, मैं घर में जो भी रसोई बना रही हूँ, अब मुझे इसमें से इतनी चीज कंपलसरी देखकर बनाना है। बच्चे हैं, बच्चों को खिला रहे हो, प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा होना चाहिए, कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। ये अनिवार्य है। लड़की है, बेटी है, अब उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो कल लाइफ के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब शादी के प्रश्न आएंगे, वहां प्रॉब्लम आएंगे, वहां प्रॉब्लम आएंगे। अगर आयरन कंटेंट्स मिला कि नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला कि नहीं मिला, कौन सा विटामिन मिला कि नहीं मिला, इसमें मैं बना रही हूँ, रसोई बना रही हूँ, तो इसमें विटामिन है कि नहीं है। अब मैं पूछता हूँ आपको, अब बोलिए सोनाली बेन बोरा पानी पूरी बनाવો ने पानी पूरी घरमा बधाने खवડાવો तो एमा आयरन कंटेंट्स કેટલું મળ્યું? नहीं बोलना है, चलो अब इनको नहीं बोलना है तो सोनल बेन बोलेंगे आप। गुरुजी आइडिया ही नहीं है। पानी पूरी तो सिर्फ टेस्ट के लिए, आई डोंट थिंक इट इज न्यूट्रिशियस फूड एट ऑल। अरे मैं आपको ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि इतने में से कौन सा एक इंग्रेडिएंट्स पानी पूरी में है कि नहीं है। मुझे लगता है गुरुजी हम पुदीना और वो कोथमीरी यूज करते हैं तो उसके शायद फाइबर मिल सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप पानी पूरी की सौगंध ले लेंगे। હવે આ ક્લાસ ચલાવીને ફાયદો લાગે છે તમને? બહુ જ ફાયદો છે મને ના, તો। એના કરતા मामा साहब कभी कभी पानी पूरी खाने का दिल हो जाता है, क्या करे मुंह में पानी आ जाता है। अब बेटर है कि अपना जो फिलोसॉफी का क्लास है वही चलाने में फायदा है, इसमें तो कोई मीनिंग ही नहीं है साहब। लेकिन हम पानी पूरी भी घर में ही बनाते हैं और सब देख के बनाती है। मेरी मिसेस वन ऑफ द वाशिंगटन में बेस्ट पानी पूरी का पानी बनाती है। ऐसी मैं कितनी आइटमों का नाम बोलूं, ऐसी कितनी आइटमों का नाम बोलूं कि जिसमें से आपको ये एनर्जी कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही। इधर सिस्टम ये है कि जो पहले यहाँ स्टमक में आया, अब स्टमक के अंदर, स्टमक एक ही है साहब, और एक ही स्टमक के अंदर परस्पर विरुद्ध चीजें आई तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। आप पहले ये समझियो, एक ही स्टमक है और एक ही स्टमक के अंदर परस्पर विरोधी वस्तु, विरुद्ध चीजें आई तो फिर यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा।
बनेगा। पहले वो समझना आपको जरूरी है। एक बार पेट में जो आइटम डालो आप, जो भी एट ए टाइम, एक वन सिंगल आइटम उसको डाइजेस्ट करने दो, फिर आप उसके डाइजेशन होने के बाद सेकेंड आइटम लो, थर्ड आइटम लो, बाद में लो। एट ए टाइम अगर आप जो है मैक्सिमम वेराइटीज ले रहे हो, मैक्सिमम आइटम्स ले रहे हो, तो वो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाएगा। હું તમને પૂછું કાંતિભાઈ, ઘરમાં એક જ બૈરાઓ હોય તો સારા કે 4-5 બૈરાઓ હોય તો વધારે સારું? એક જ સારા, વધારે માથાકૂટ કોણ કરે? તો એક જ વસ્તુ ખાવી સારી કે 5-10 વસ્તુ ખાવી સારી? તું તો ભલે 5-6 હોય ચાલે, પણ ઘરવાળી ડોક્ટર તો એક જ જોઈએ। अब ये बड़ी समस्या हो जाएगी आपको। अब आप सोचते हैं, समझे कि नहीं, शरीर क्या तंत्र है। पहले शरीर को डाइजेशन का मतलब समझिए। इधर पहले स्टमक में आएगा, अब वो 2 घंटे तक अंदर मिलिंग होगा। वॉट एवर यू आर ईटिंग, बाहर आपके पास वैरायटी है, बाहर आपको कहने के लिए आइटम्स है, 50 आइटम है आपके लिए, लेकिन अंदर आने के बाद सब इकट्ठे होकर एक ही मिलिंग होगा और फिर वो डाइजेशन में आगे जाएंगे। तो ये जो है अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है? जस्ट टू एब्सॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यूज, इट शुड बी टू द ब्लड। यू से ये एब्सॉर्ब करेगा। आयरन कंटेंट्स मिला है ब्लड में, बाद में ब्लड उसको बकेट करके कैल्शियम अलग अलग जगह पर भेजना, जिसकी जरूरत जहां पर है उसको वहां सेट करना, इसका नाम डाइजेशन है। और ये कब होगा, कैसे होगा सर? अब इसके लिए यहाँ इकट्ठा हो जाए। आपने टेस्ट के हिसाब से खाया कि आपने बुद्धि के हिसाब से खाया? बुद्धि का काम विचार करना तो है। क्या करूं मैं, दूध पाक भी पी लूं और श्रीखंड भी खा लूं, दोनों कर लूं? ना ना, मैं दूध पाक पहला स्टार्टिंग में पीधું છે અને लास्ट में श्रीखंड खाधું છે, ચાલશે? नहीं नहीं, मैंने पहले स्वीट ले लिए, स्वीट खाई, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाए और लास्ट में उठते समय आइसक्रीम खा लो। आपके यहाँ शायद वहाँ नहीं खाते होंगे। इंडिया में लोग जो है लगन में जाए, जमणवार में जाए तो 5 मिठाई खाए, બધું જ खाई ले ओवर, અને પછી लास्ट में आइसक्रीम खाए। है आपके वहाँ पर है, खाते हैं कोई? पहले मिठाई इसलिए खाते हैं कि मिठाई खाने से आपकी भूख मर जाती है, तो आप खाना कम खा सकते हो। अच्छा, और फिर आइसक्रीम खाने से क्या होता है? फिर आइसक्रीम को तो चलता है, पानी की जगह आइसक्रीम खा लो। अच्छा, ये और भी नई बात सुनी मैंने आपसे। अब ये परिस्थिति, आप सबसे बड़ा नुकसान क्या करेंगे? क्या नुकसान हो रहा है? आपने 5 मिठाई खाई तो भी आपको कोई एनर्जी नहीं आएगी, आपने 50 आइटम खाई तो भी एनर्जी नहीं आएगी, और आपने आइसक्रीम खाया तो सारा खेल खत्म करके बिगाड़ दिया सब। वो नुकसान जो है फिर वो और किसी से सुधरने वाला नहीं है। क्यों बीमारियां आ रही है? हमारे खाने से ही बीमारियां बढ़ रही है। डायबिटीज खाने के कारण बढ़ रही है। कौन सी बीमारियां किसके कारण बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? आप क्या सोचते हो भाई, शादी में गए हैं, रिसेप्शन में गए हैं, आपने पण पैसा तो લખાવ્યા છે તો વસૂલ તો કરીએ ને। 500-1000 નું કવર આપ્યું છે તો થોડુંક જરા વસૂલ તો કરીએ। अब आप उस वसूल करने के चक्कर में 10 गुना खा के आएंगे, ऊपर से 2 आइसक्रीम खा के आएंगे, डेजर्ट खा के आएंगे। नुकसान किसका हो रहा है? शादी वाले का नुकसान नहीं हो रहा है, आपके शरीर का नुकसान हो रहा है। विरुद्ध चीजें भी खा करके आए तो भी नुकसान आपका हो रहा है। और बड़ी समस्या ये होती है कि शादी 2 जगह है, एक दिन में 2 जगह शादी में जाके खाकर आए और पूरी रात लूज मोशन हुए, परेशान हुए। सुबह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास से दवाई ली तो 2000 की फीस डॉक्टर ने ली और 700 की दवाई दी। तो आपका कवर वसूल हुआ कि इधर डबल कवर गया? क्या हुआ? हैरान हुए वो अलग। अब क्या करना, कांति भी हसे छे। હવે આ ક્લાસ કરીને શું ફાયદો? अब ये क्लास का मीनिंग क्या रहेगा बोलो? સાહેબજી લગનમાં છે ને જીભના ચટકા માટે બધું વધારે ખવાઈ જાય છે।
महाराज साहब आज का जो હકીકત એવી છે કે બધા જીતના ચટકા મળે વધારે ખાઈ લે બધું. हाँ, तो एक शादी वाले भी एक्सपर्ट है, 200-250 तो आइटम रखते हैं। अब इतनी आइटमों में लोग देखेंगे चाकते चाकते 200 आइटम खाए तो भी, लेकिन पेट में जगह है कितनी? ये मेजरमेंट आप देख लो, जब आपकी सोनोग्राफी या सीटी स्कैन होते हैं तो बरोबर मेजरमेंट लिख के आता है। किडनी का मेजरमेंट क्या है, यूट्रस का मेजरमेंट क्या है, लंग्स का मेजरमेंट, स्टमक का, सब का जो है वो लोग साइज बार लिख के बोलते हैं, क्योंकि जो फिक्स साइज है उससे अगर ज्यादा है तो वो लिख देंगे स्वेलिंग ऑन द यूट्रस, स्वेलिंग ऑन द किडनी, अब वो तो लिख कर दे देंगे। तो हमको पहले, अगर मैं ये पूछता हूँ कि शरीर को देख करके समझ करके कितने लोग खाते हैं, बोलो भरत भाई તમારું નંબર? હવે તો સમજીને નાનમાં બહુ ઓવર ખવાઈ ગયું છે, આતડા બહુ બગાડી કાઢ્યા છે, હવે હું સમજો પૂર્વક જ ખાઉં છું। अब ये शरीर की सिस्टम समझकर, शरीर का माप प्रमाण समझकर, और यहाँ तक शास्त्र तो कहते हैं आपका वेट जितना है उसके वेट का ही डिवाइड करके उतना ही पोर्शन आपको खाना है। हर जगह पर उन्होंने वेट का प्रमाण दिया है, यहाँ तक कि सॉल्ट का प्रमाण दिया है, आपको 2 से 3 ग्राम सॉल्ट बॉडी में पर डे का जाना चाहिए, और मिनिमम और मैक्सिमम भी दे दिया उन्होंने 2 से 3 ग्राम, और ऊपर लास्ट में फिगर दे दिया है 5 ग्राम मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम रिजल्ट अगर आपके शरीर का है कि इतने से ज्यादा अगर प्रोटीन जाएगा तो किडनी को नुकसान होगा। 5 ग्राम तक अगर लेवल में आपका सॉल्ट बॉडी में आया तो किडनी बरोबर 2 किडनी है, वो दोनों बराबर अपना काम करके सॉल्ट को वापस यूरिन में बाहर फेंक सकती है। लेकिन अब रोज के खाने वाले जो हैं वो एक्सपर्ट लोग जो हैं, इंडिया में भी है, आपके वहां भी होंगे, 20 ग्राम खा रहे हैं, 30 ग्राम खा रहे हैं, 40 ग्राम खा रहे हैं, 50 ग्राम खा रहे हैं। अब यहाँ तक अगर लोग खाएंगे तो बेचारी किडनी की लिमिट आउट ऑफ लिमिट हो गई तो किडनी क्या करेगी? और आज आप देख रहे हो दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो है किडनी प्रॉब्लम बन रहे हैं, किडनी के डिजीज वाले बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और फिर डायलिसिस सेंटर तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, कोई हिसाब ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पहले सॉल्ट में या सोडा बाइकार्ब में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद किडनी खराब नहीं होती। मनुष्य मरे वहां तक हार्ट और किडनी, ये फंक्शनिंग करने वाली जो ऑर्गन्स है वो रेगुलर वैसी ही रहनी चाहिए। लाइफ में कभी किडनी खराब होने का प्रश्न ही नहीं आता, लेकिन क्यों हो रही है, क्या कारण है, कैसे बढ़ती जा रही है, लेकिन हो रही है। लीवर है, लीवर एसिड जूस दे रहा है। अब लीवर जो एसिड जूस अपनी तरफ से दे रहा है तो उसकी अपनी लिमिट है, उसकी अपनी लिमिट है। फिर इंटेस्टाइन की अपनी लिमिट है। इधर देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियर अबाउट 25 to 27 feet length and large intestine have the 3 to 4 feet length, you see। अब दोनों के रोल अलग अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। अब दोनों के रोल काम को समझना है। स्टमक की बहुत बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमको समझनी है, लीवर का फंक्शन हमको समझना है, बाइल डक्ट इधर है, डायफ्राम इधर है। ये शरीर एक बहुत अद्भुत यंत्र व्यवस्था है, इतनी अद्भुत व्यवस्था है कि शायद दुनिया में आप बाहर की दुनिया का सब कुछ समझ सकते हो, जान सकते हो, बट शरीर रचना जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इस शरीर की रचना को पढ़ने, समझने, सीखने के लिए, एनाटॉमिकल स्टडी करने के लिए डॉक्टर लोग 5-5 बरस बिताते हैं। MS बनने के लिए लोग 5-5 बरस बिताते हैं साहब। एक आइज के लिए ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बनता है तो आइज के ऊपर वो 2-3 बरस बिता करके MS करता है। अब इतनी छोटी सी आंख में है क्या बड़ी बात, लेकिन वो लोग जो है बरसों तक स्टडी करते हैं। अब हर सब्जेक्ट के पीछे देखो, किडनी के स्पेशलिस्ट बनना है उसको भी 2 साल स्टडी करनी पड़ेगी तब वो MS बनेगा। हम क्यों नहीं शरीर को समझ करके खाते पीते हैं? हमको कोई MS नहीं बनना है, कोई सर्जन नहीं बनना है, कुछ MD नहीं बनना है, लेकिन कम से कम शरीर, हमारी आहार क्रिया है,
आहार निहार की क्रिया है, तो शरीर को खाली समझ करके खान पान सुधारेंगे तो बहुत अच्छी सिस्टम हो सकती है, बीमार पड़ने के प्रश्न ही खड़े नहीं होते। और फिर हमको समझ में आना चाहिए मेरे शरीर में अभी वात बढ़ी हुई है कि पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है, किस एज में किसको क्या बढ़ा है। ये शरीर का गणित इतना जबरदस्त आयुर्वेद शास्त्र में समझाया गया है कि आपको हर चीज के ख्याल है, हर वस्तु के साथ संबंध जुड़ा है। सीजन तो पित्त कब बढ़ता है, समर सीजन के अंदर पित्त बढ़ेगा, विंटर में कब बढ़ेगा, रेनी सीजन में वात बढ़ेगा। तो हमको सीजनल फ्रूट से दिया, सीजन के हिसाब से आहार चेंज होना चाहिए, सीजन के हिसाब से हमारी डाइट की सिस्टम पूरी चेंज हो जानी चाहिए साहब। अगर आपने सीजन के साथ में उसको चेंज नहीं किया तो बीमारियां बढ़ेगी। वर्षा की रेनी सीजन में वायु करे वैसे उल्टे पदार्थ खाए तो आपको नुकसान होने ही वाला है ऐसा। तो ये चीजें हम समझ लें तो हमारे लिए कम से कम शरीर को हम रोक सकते हैं। कुछ बीमारियां हमारी पूर्व कर्म, अशाता वेदनीय कर्म अगर बीमारी दे रहा है और हम भुगत रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी अक्ल का दुरुपयोग करके, बुद्धि को न समझ करके, सिस्टम को न समझ करके बीमार हो रहे हैं तो वो गलती हमारी है। फिर आप कर्म के ऊपर मत डाल दीजिए साहब, क्या है कि सबको कर्म ही बीमार कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये आपको सोच करके चलना है अच्छी तरह से, तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो आपको ख्याल नहीं आएगा। अब मैं समझता हूँ टाइम कितना हो रहा है। हाँ चलिए, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना है? हाँ महाराज साहब पूछूं? महाराज साहब चाय नहीं पी सकते सुबह, और दूध भी एसिडिक है ना, तो सुबह क्या लेना चाहिए? दूध एसिडिक नहीं है। अच्छा, हाँ क्योंकि बोलते हैं दूध एसिडिक है सब। किसने बोला? डाइटिशियन बोलते हैं, डाइटिशियन। अगर एसिडिटी है और अगर आप दूध को ठंडा करके दो देशी खांड मिश्री बोलते हैं वो डालकर लो तो एसिडिटी मिटती है। महाराज साहब चाय पीने से अल्सर होते हैं ना, तो दूध पिलाते हैं तो वो अल्सर अच्छे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। अब लेकिन ये है कि आपको पहले उसकी, जिन्हें आपने गुजराती भाषा में कहते हैं तासीर, और वो है यहाँ पर तासीर को हम नेचर कहते हैं। तो वस्तु का नेचर और आपका नेचर, अब दो मैच करना है, पहले आपको ये समझना है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप आंसर का होमवर्क करके आना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिटी, बरोबर? दूध के साथ नाश्ता भी नहीं कर सकते ना? एसिडिटी का रीजन क्या है ये आप होमवर्क करके आना, तो हम उसको नेक्स्ट फ्राइडे को इस क्लास में खोलेंगे। પણ પહેલા તમે નક્કી કરી લો કે આ ક્લાસ રાખવું કે ન રાખવું એમ, નહીતર પછી ખાલી આપણે टाइम वेस्ट नहीं नहीं चाहिए चाहिए साहब जी, चाहिए ये क्लास चाहिए। महाराज साहब मथेड़वा, ये यदि आप प्रोग्राम रखते हो ना तो इसमें एक दिन हास्य का भी व्यायाम रखना। हास्य में देखो सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। તમે એટલો પોર્શન તમે લગે કરી લેજો। हाँ, तो ये भी आपको देखना है। चलो बोलो अभी किसको क्या प्रश्न? पहली बार अपने आप के ऊपर हंसी आई साहब जी, पहली बार अपने आप के ऊपर हंसी आई खाने पीने के मामले में। साहब जी મને સાહેબ જી જનરલી એમ કહે છે કે પાણી તમારે વધારે પીવું જોઈએ, તો પાણીથી તમારી શરીરની જે રચના છે અને જે શરીર છે એ તંદુરસ્ત રહે છે। तो कितना पानी लेવું જોઈએ દિવસમાં? કેટલા लीटर? 1-2 ग्लास लो। पानी का उत्तर आपका जो है, तो पानी कब पीना, पानी कितना पीना, पानी कैसा पीना, पानी किस तरह से पीना, 1-2 ग्लास पानी के ऊपर ले लूंगा तो आपको सारे डाउट्स पानी के खुल जाएंगे। मैं 1 सेकंड में उत्तर नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो। और पानी ज्यादा पी लिया तो भी आपकी किडनी को नुकसान हो जाएगा, क्या लगेगा? સાહેબ जी टॉपिक में टॉपिक નો સવાલ પૂછાય કે બીજો કોઈ સવાલ પૂછી શકાય? अभी आप टू द सब्जेक्ट टू द टॉपिक चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनीता जी एक्चुअली गुरुजी काले अक्षय तृतीया છે એનો સવાલ આવતીકાલે પૂછજો।
शायद बढ़ा उसके हुआ थ्रू हो। क्या वन बाय वन वो क्या करें? वन बाय वन सुनीता आंटी को है। सुनीता आंटी। हाँ साहब जी, एक तो चाय का कुछ विकल्प और दूसरा थोड़ा सा विरुद्ध आहार, जैसे सुबह चाय के साथ नाश्ता नहीं लेते तो उसका कुछ विकल्प कि चाय का विकल्प क्या होना चाहिए? बिल्कुल चाय नहीं पिएंगे। हाँ बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात है, 1 गिलास गर्म पानी और 1 चम्मच गुड़ डालिए, उसमें आधी चम्मच सूंठ डालिए, 1/2 चमची हल्दी डालिए और 1/2 चमची पिपरामूल। ये चाय से 10 गुना ज्यादा फायदा कारक हुआ। आ रहा है ख्याल में? गरम पानी, सौंठ, गरम पानी 1 गिलास, 1 टुकड़ा उसमें आधी देशी गुड़ का डालिए और आधी चम्मच सूंठ डालिए, आधी चम्मच पिपरामूल और 1/2 चमची हल्दी। ये आपका गैस हो गया कि इससे आपको गुड़ के अंदर इट कंटेन्स आयरन, आपको आयरन मिल जाएगा। और मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए सूंठ बहुत अच्छी काम की है। पिपरामूल आपके लिए उसी तरह से उपयोगी बन जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। और फिर आपको हल्दी एंटीबायोटिक हो जाएगी, क्योंकि जो कल हमने खाया था और पूरी रात बीत गई और पूरी रात के अंदर सिस्टम में क्या सुधारना हुई, तो सुबह में आपको सिर्फ अगर आप इतना पी लेते हो और अगर पीते टाइम ऊपर आपको पाव नींबू का रस डाल के पीते हो तो विटामिन सी आपको मिल जाएगा। ये सारा फायदा, ये इसमें आप देखिए कितने न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हो, उतना शरीर को फायदा है चाय का। अब लेकिन ये है कि चाय के साथ जो नाश्ता पानी या दूसरा विकल्प था वो इसके साथ कुछ भी नहीं चलेगा। आप कुछ भी मत दो उसको, एक बार जो दिया है तो वो बॉडी को डिटॉक्स करने दो। जो 1 गिलास आपने सुबह पिया है तो उसका काम करने दो उसको, तब तक बीच में कुछ भी मत खाइए, बीच में मत डालिए। हमारी जो मेमोरी है ना, मैं उसको मेमोरी के साथ आपको बताऊंगा कि मेमोरी के सेटिंग के कारण हमने बहुत नुकसान कर दिया है। ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ ये होना ही चाहिए। चाय है तो कुछ तो उसके साथ ये होना चाहिए, कुछ तो नाश्ता होना चाहिए। ये हमारी जो मानसिकता मेमोरी जो बनी हुई है उसका नुकसान बहुत हो रहा है सर। आपको ख्याल आ रहा है? हाँ जी बोलिए। जया जी जो है जी, कितनी देर तक नहीं लेना चाहिए इसके बाद? नियम ये है, इधर देखिए, once if anything it goes in the stomach, it should be digest and it go in the further, then the stomach will blank, you see, empty, then you can take the another thing. हाँ अब बोलिए, आप ये समझेंगे क्या? महाराज जी, ये पिपराफूल क्या होता है और जो चीजें डालनी है उनको बॉइलिंग, मतलब सिर्फ गर्म पानी में डालना है, बॉईल नहीं करना उनको थोड़ी देर? हाँ, तो बॉईल करने की जरूरी नहीं है साहब, गुड़ तो वैसे ही पिघलता है। अब जिन लोगों की वात प्रकृति है उनको बॉईल करके पीना है, जिनकी वात प्रकृति नहीं है उनको जो है ठंडा करके भी पित्त वाले को ठंडा करके पीना है। वो भले ठंडे गिलास में ठंडे पानी में डाले तो भी फायदा हो जाएगा। ख्याल है? कफ वाले को गर्म पीना है। हाँ, तो ये मैं पहले प्रकृति को डिटेल करना चाहता हूँ। हाँ। तो एक बार शरीर का स्वरूप कैसा है, वात पित्त और कफ से आप समझ लें उसको, और फिर अपनी प्रकृति को आप पहचान लें, फिर उसके हिसाब से सामने हम कौन से पदार्थ कहते हैं, खाते हैं, वो हमारी प्रकृति के साथ मैच हो रहे हैं कि अपोजिट हो रहे हैं। इनका सवाल पिपड़ा मूड वो एक अलग था। हाँ, पिपली करके संस्कृत भाषा का शब्द है, और जैसे सूंठ आती है वैसे पिपरामूल आती है, तो उसके भी गठान जैसे गांठें होती है ना, तो उसका पाउडर करके वो पिपरामूल बनती है। तो ये बहुत अच्छी बड़ी मेडिसिन है। सूंठ भी बहुत, एक 100 रोग की मेडिसिन सूंठ है, एक 100 रोग की मेडिसिन पिपरामूल है, एक 100 रोग की मेडिसिन हल्दी है, और ये हमने कॉम्बिनेशन किया है
तो ये कॉम्बिनेशन आपकी पूरी सिस्टम के लिए काम आ गया। इम्यूनिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा, शरीर के अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन होगा, एंटीबायोटिक का काम करे और शरीर को आयरन कंटेंट दे देगा सा, ब्लड भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल बन जाएगा। ये सारी सिस्टम है और इस सिस्टम को पूरी समझ करके जो हम ले रहे हैं, जो शरीर में डाल रहे हैं, वो पहले प्रकृति के हिसाब से देखिए। एक खुराक होता है रोग के हिसाब से खाना, एक खुराक होता है हमारा शक्ति के हिसाब से खाना, एक खुराक होता है खाली पेट भरने के लिए खाना है, एक खुराक होता है खाली टेस्ट के लिए खाना होता है। सब कारण प्रक्रिया सारी अलग अलग है। तो वाग्भट्ट ऋषि ने आयुर्वेद शास्त्र लिखा है, धन्वंतरी ने आयुर्वेद शास्त्र लिखा है, बहुत अच्छे समझदार लोग थे। They said that Ayurveda, it is not for the medicine. If the person is suffering from the disease, and then they should take the medicine for that purpose, is not the Ayurveda Shastra. Ayurveda Shastra says that is the preventive system, precautionary system. वो आप पहले ही लें तो आपको डिजीज होगी ही नहीं, समझेंगे नहीं, बीमारियां ही नहीं होगी। आपको ये देखना है, ये समझने के लिए बताया। साहब पीपड़ा मोड़ और गंठोड़ा, गंठोड़ा इज बरोबर बरोबर सेम એને જ ગંઠોડા કહેવાય છે ગુજરાતી ભાષામાં ગંઠોડા। पित्त वाला अगर थोड़े गुनगुने पानी में ले, बिल्कुल हल्का ठंडा पानी, पित्त वाले के लिए ठंडा ही काम का है, उसके लिए गर्म काम का नहीं है, नहीं तो पित्त और बिगड़ जाएगा, खराब। मैंने कहा आपको हम एसिडिटी के ऊपर एक क्लास लेंगे पूरी, और एसिडिटी क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्यों रोक सकते हो, कैसे, वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल डिस्कस ओवर इट। कब लेंगे, कब लेंगे? अभी ये क्लास फ्राइडे का ही सेट हो गया है। फ्राइडे इस सब्जेक्ट की क्लास फ्राइडे को ही है, और जहां तक ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर है इनकी अनुकूलता है वहां तक चलेगी। तो ये हमको अभी फ्राइडे की सेट की हुई है, तो वहां चलेगी समझ। बट इट इज फॉर 1 आवर। अभी भी मुझे समझता है कि ज्यादा टाइम हो गया है। हमारी सैटरडे संडे की क्लास जो है वो बहुत हाई लेवल की फिलोसॉफी की है, उसमें टाइम लग भी जाता है, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इसका भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो आप लोग मुझे मूर्ख कहना चाहिए कि आप लोग साधु महाराज जो, आपको क्या समझ है। हम लेडीज को पूरी लाइफ बनाते हैं, वी आर कुकिंग द फूड, वी हैव दैट मच नॉलेज। लेकिन अब मुझे उल्टा हो गया ऐसा, मुझे आपको लेडीज को समझाना पड़ता है कि ये कुकिंग सिस्टम ही रॉन्ग है। મચ્છરદાની અમે છે ને દરી દરીને ભડકું વાળ્યું છે। અમારું કામ છે દરી દરીને ભડકું વાળવું, બસ ખાવાનું જ, કશું સમજવાનું નહીં મહારાજ। Maharaj ji, can I ask a question? Maharaj ji, I missed the class in between. Probably you would have told about it earlier. But how do we find out what prakriti are we? Whether we are kaph or vat or pith? This is what I wanted to know. तो अभी नेक्स्ट क्लास में आएगा ना। Okay. Then I will take the next Friday next class about the vat, pitta and kapha. What is the whole system? Body, what type of this body is, then we can understand it. And one lady should understand all the family members, what is their nature. बच्चे की प्रकृति क्या है, हस्बैंड की क्या है, वाइफ की क्या है, सासू की क्या है, बुजुर्ग है, तो सबके लिए है। थोड़ा सा चेंजेस करके आप दूसरों को देंगे तो ईच एंड एवरी हाउस पर्सन, द मेंबर ऑफ फैमिली, दे शुड बी हेल्दी। बात तुम्हारी इतनी सी है ना, क्योंकि एक बच्चा भी बीमार हो गया तो एक लेडीज को तो परेशानी है, पति भी बीमार हो गए तो लेडीज को परेशानी है, सासू ससुरे भी बीमार हो गए तो एक ही मेंबर है कि जिनको सबकी परेशानी आएगी। अगर वो समझदार होकर सबकी प्रकृति के अनुकूल दे तो वो शांति रहेगी पूरे घर में। घर में कोई बीमारी नहीं है, घर में कोई दवाई ही नहीं है, घर में किसी के डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका किचन जो है वही क्लिनिक है। एंड यू हैव ऑल द डिफरेंट मसालास इन योर किचन, दीज आर ऑल द बेस्ट मेडिसिन। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना,
अब किसके लिए कौन सा मसाला यूज करना, वो अगर लेडीज को आ जाए तो आपका कल्याण हो जाए, समझेंगे। लेकिन अगर आपने चाय के अंदर मसाला डाल दिया तो नुकसान भी 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। चाय में अगर आपने मसाला डाल दिया तो वो चाय का नुकसान 10 गुना ज्यादा, मसाले से और चाय 10 में गुना। मैंने सर मसाला चाय में सूट पाउडर डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलता है? मैं जब बोल रहा हूँ कि आप मसाला यूज करोगे तो वो नुकसान 10 गुना बढ़ाएगा। अगर आपने चाय में सूट पाउडर डाला तो वो एसिडिटी को 10 गुना बढ़ाएगा, तो चलेगा? नहीं। तो फिर आप कहाँ से समझदार हैं? दूध में सूट डाल दो। हाँ, ये बात अच्छी है। दूध में सूट चलती है, चाय में सूट डाल दी तो एसिडिटी आपकी 10 गुनी ज्यादा बढ़ेगी, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। साहब जी चाय में पुदीना और लीली चाय डालते वो आप हर्बल टी में पुदीना डालिए, क्या हर्बल टी के अंदर पुदीना डालिए। साहेब जी एक लास्ट क्वेश्चन, जो બ્લેક પેપર है મરી, કાળા મરી, એ કહે છે કે ઠંડી પ્રકૃતિ હોય એની, તો એમાં થોડુંક કઈ આપ કહી શકશો કે પેટમાં ગયા પછી ठंडा रहे छे એટલે એવી રીતે એમાં? ना ना ना, ये किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। ब्लैक पेपर गर्म ही है, उसका नेचर भी गर्म ही है, लेकिन वो बहुत यूजफुल है। जी जी जी, आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, डाइजेशन के लिए, हम सबके लिए इट इज मच मोर यूजफुल फॉर दैट। लेकिन कोई टच ही नहीं करते हैं। अगर आपने ब्लैक पेपर को चाय में डाल दी तो नुकसान सीधा 30 गुना हो जाएगा। महाराज साहब रोज आंबिल करवा जेવું છે। आंबिल करो એટલે બધા प्रॉब्लम सॉल्व। नमो हरिहंताणम। हाँ, कल हमारा शनिवार का जो क्लास है, थोड़ा होमवर्क करिए। यथा प्रवृत्तिकरण, अब यथा प्रवृत्तिकरण अब तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा 1 महीना बीत गया, तो ये थोड़ा सा ख्याल में आना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी विषय है। आज जो लोग ज्यादा आते हैं, नए आते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन है कि आप सैटरडे संडे जो कर्म फिलोसॉफी के थ्योरी के क्लास है वो भी अटेंड करिए और आप सीखिए उसमें से। नोट्स लिख कर भिजवा दिया, नोट्स लिख कर। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। जी પ્રણામ એવરીવન। પ્રણામ। એલ્સા મંડે ના ક્લાસ નથી હવે? હા, महाराज साहब ने મંડે ના ક્લાસ નહીં ને હવે? ના હવે મંડે નથી, ઓનલી ફ્રાઈડે આ સબ્જેક્ટ નો ક્લાસ રહેશે। આ સબ્જેક્ટ જે છે ને ઓનલી ફ્રાઈડે।
તો મંડે ના આવે કઈ નહીં ને મંડે મંડે નોટ મંડે જીમનું હતું ને કઈ એ થઈ ગયું. અચ્છા that is beginning માં એક્સરસાઇઝ કરાવી દીધી છે. હવે આ ચાલશે સબ્જેક્ટ ફૂડ નું છે ને.